हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तुम लोग आगे मूव करते हैं यार। सूडो फोर्स पार्ट 2। ठीक है, अब ये पार्ट 2 है तो उसका मतलब इसका पार्ट 1 भी होगा और इससे पहले वाला पार्ट 1 था। तो आपको उस वीडियो को बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, तभी आपको इस लेक्चर की बातें समझ में आएंगी। और आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आपको यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बस सारी बातें शॉर्ट में देख लेते हैं कि व्हाट इज सूडो फोर्स। है ना, मैंने आपको बोला था कि व्हेन यू आर एक्सेलरेटेड, you are an observer and you are accelerated and you observe a body on which forces F1, F2, F3 so on working. Then what happens when you accelerate? Force remains same, but when you accelerate, acceleration of this object with respect to you changes. ये relative velocity का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब चलना शुरू करते हैं तो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे रिस्पेक्ट में चेंज कर जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोर्स चेंज होता है, सॉरी फोर्स चेंज नहीं होता है बट एक्सेलरेशन चेंज कर जाता है। तो क्या होता है कि जब कोई बंदा इसको ग्राउंड से डिस्क्राइब करता है तो सारे फोर्सेस का सम ma1 के इक्वल आएगा फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो फोर्सेस तो सेम आएंगी, फोर्सेस विल बी सेम बट acceleration will be different. ठीक है, because of your acceleration its actual acceleration will be same। मतलब ये इसका जो actual acceleration होगा, actual मेरा मतलब है ग्राउंड से देखने पे that will be same, but आपको ये different appear होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये बोलते हैं this frame is called non inertial। ठीक है, आपको याद होगा this frame is called non inertial frame। दो तरह के फ्रेम होते हैं, inertial and non inertial। non inertial means when observer is accelerated, in that case Newton's second law is not valid। ठीक है, तो इसको वैलिड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि क्या करते हैं कि अगर आप किसी बॉडी का एफबीडी बनाएंगे, है ना, जैसे मुझे इस बॉडी का एफबीडी बनाना है एंड 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, F1, F2, F3 एंड आई एम एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। तो मैं अपने आप क्या करूँगा, इस बॉडी के मास को अपने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूँगा एंड आई विल अप्लाई ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ma एंड दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, तो एफबीडी में थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आया कि जिधर आपका एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और अब ये जाके इसका कंप्लीट क्या होगा, एफबीडी होगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम मैंने आपसे डिस्कस किया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और बोला था न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, और उसको वैलिड बनाने के लिए हमें एक झूठा मूठा फोर्स, वर्चुअल फोर्स, है ना, अप्लाई करना पड़ता है जिधर हमारा एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे, और ऐसा करने से हमारी सारी जो है प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है और न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइम पे डिस्कशन था। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो हमारे सूडो फोर्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ढंग से समझना है आपको। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक ट्रेन की प्रॉब्लम। ठीक है, ये कार्ड की प्रॉब्लम कह सकते हैं, है ना, ट्रेन की प्रॉब्लम कह देते हैं। चलिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, एंड यू ड्रॉप कॉइन फ्रॉम द विंडो। ए ट्रेन है एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, train is accelerating in the forward direction and you drop a coin from the train। आपने coin को drop कर दिया, ठीक है, drop a coin। तो आपको बताना है acceleration of coin as seen from train, as seen from train। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी से आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए भाई, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस बॉडी का सारा फोर्स पता होना चाहिए, तभी हम उसका एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, आपने कॉइन को ड्रॉप किया और आप यहाँ पे बैठे देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। ठीक है, कॉइन बाहर आ चुका है, तो कॉइन पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे, दिस विल बी mg and
and because you are accelerating in the forward direction, this is mg is for the person who is sitting outside the train. उसको सिर्फ mg दिखेगा और बोलेगा यार ये तो भाई g एक्सेलेरेशन से आ रहा है. For someone who is outside the train, उसको g एक्सेलेरेशन दिखेगा. And for someone who is inside the train, उसको क्या लगेगा कि यार अगर मैं a से आगे जा रहा हूँ तो मेरा फ्रेम कैसा हो गया, मेरा फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल. और अगर मेरा फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया तो मुझे इस पर एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पीछे की तरफ ma, तब जाके मेरे रिस्पेक्ट में चीज़ें डिस्क्राइब हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी. तो बंदा बोलेगा कि यार एक तो ma है सूडो फोर्स पीछे की तरफ और एक mg नीचे की तरफ है, एंड दिस विल बी रिजल्टेंट, एंड दिस विल बी m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज नेट फोर्स and I will make it equal to m a dash, so a dash is equal to under root g square plus a square. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है. You can expect this question anywhere, कहीं भी आपको मिल सकता है. When in your school exams you can find this question. ठीक है कि what is acceleration of the block as seen from the man who is inside the train. So this is under root g square plus a square. ठीक है. And for a person who is outside the train, for that person only mg is acting in the downward direction, so obviously acceleration due to gravity act करेगा उस पर. ठीक है. अभी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम पड़ी थी एपरेंट वेट की. याद करने की कोशिश करिए. देखिए आपको याद आ रहा नहीं याद आ रहा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपरेंट वेट. ओके, आप सबको पता है कि जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं एंड इफ़ यू हैव ए वेइंग मशीन, आपके पैरों के नीचे एक वेइंग मशीन है, तो वो आपको ट्रू रीडिंग नहीं देती है, उसकी रीडिंग चेंज कर जाती है. ठीक है, देखते हैं. अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिए. मैन सिटिंग इनसाइड लिफ्ट ऑन ए वेइंग मशीन. दिस इज वेइंग मशीन. ठीक है, एंड दिस लिफ्ट इज एक्सेलेरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सारी कहानी को हम लोग बाहर से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एंड यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर एट ग्राउंड. मैंने बोला इसका एफबीटी बनाओ, तो आप बोलोगे ठीक है एफबीटी में क्या दिक्कत है. देयर इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द वेइंग मशीन जिस पे खड़ा है. और आपको पता होना चाहिए जो वेइंग मशीन होती है वो क्या रीड करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन रीड करती है. ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि वेइंग मशीन वेट रीड नहीं करती, दैट रीड्स ओनली नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, तो और आपको क्या दिख रहा है कि दिस मैन, ये लेफ्ट ऊपर एक्सेलेरेट कर रही, तो ऑब्वियसली ये मैन भी ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा होगा. दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ द मैन and that is equal to acceleration of the lift. So भाई आपको इक्वेशन लिखनी है, तो दिस n obviously अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा. तो दिस इक्वेशन विल बी n माइनस एम जी. मैं करवा चुका हूँ, आपको शायद बात समझ में आ रही है. इज एम ए एंड यू विल फाइंड n इज एम जी प्लस एम ए. सो यू कैन सी कि इस बंदे का जो नॉर्मल एक्शन है बढ़ गया है ना. वेइंग मशीन पे नॉर्मल एक्शन ज़्यादा आएगी, कितना, इसके एक्चुअल वेट से ma ज़्यादा आएगी, है ना. और आपको पता है वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल एक्शन, तो जो उसकी नॉर्मल एक्शन होगी, मतलब जो उसका वेट होगा, जो वेट उसमें शो होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन mg. एंड हाउ मच ग्रेटर, बाय ma अमाउंट. ठीक है, तो आप बाहर खड़े थे और आपने प्रूफ किया कि भाई जो इसका वेट बढ़ गया, नॉर्मल एक्शन मीन्स एपरेंट वेट. नोट डाउन प्लीज. ठीक है, नॉर्मल एक्शन इज द रीडिंग, है ना, विच इज शोन बाय लेफ्ट बाय द वेइंग मशीन. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपरेंट वेट. तो इसका एपरेंट वेट आ गया. अब एक काम करते हैं यार, आप अंदर चले गए, आप इसके जाके पड़ोस में खड़े हो गए. यू आर ऑल्सो एक्सेलेरेटिंग, यू आर ऑब्जर्वर. ठीक है, यू आर नो ऑब्जर्वर. तो आप बता सकते हो कि अब फ्रेम कैसा हो जाएगा. अभी तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, तो दैट फ्रेम इज इनर्शियल. इनर्शियल में तो कोई दिक्कत नहीं होती. नाउ यू आर सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट, सो नाउ यू आर एक्सेलेरेटेड, सो ऑब्वियसली योर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल. और आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा गड़बड़ हो जाती है अगर हम सूडो फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो चलो इस बंदे को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम. फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोले तो द मैन हु इज सिटिंग इनसाइड द लेफ्ट, उसके पास में खड़ा है. ठीक है, इसको क्या नज़र आएगा बताइए आप. mg तो सबका नज़र आता है, आप कहीं भी हो बोलेगा कि mg है, और बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, और क्या मिसिंग रहेगा, बिकॉज योर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स.
सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए मैंने आपको बोला था कि सूडो फोर्स होता है माइनस एम ए, है ना, वाई माइनस, जिधर आप जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स. तो यू आर ऑब्जर्वर, योर एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो सूडो फोर्स मस्ट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो देयर इज अ सूडो फोर्स एम ए. एम किसका मास होता है? ऑब्जर्वर का या ऑब्जेक्ट का? भूल मत जाना, यहाँ पे जो एम होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आप देख रहे हो. आपके मास से कोई मतलब नहीं है. सूडो फोर्स उस पर लगेगा, उसका मास होता है. तो एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक दूसरा बंदा है. अब एक बात बताओ, आप वीडियो पॉज करके सोचना, ठीक है. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन? अब वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो. मैं बता रहा हूँ. इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो. वाई जीरो? सबको लिफ्ट के अंदर है यार. लिफ्ट ऊपर ए से जा रही है, ये मैन ए से जा रहा है, ये उसके पास में खड़ा हुआ है यार. आप जब लिफ्ट में खड़े होते हो, सामने के बंदे को देखते हो, तो क्या आपको एक्सेलरेशन नजर आता है उसका? तो लगता है रेस्ट पे ना. जो भी आपके साथ लिफ्ट में खड़ा है, एवरीबडी इज एट रेस्ट. तो ये बंदा कहाँ पे है? इज एट रेस्ट, और रेस्ट पे है, तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ए मत बोल देना. जो ग्राउंड पे था उसके लिए दिस मैन इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन है, बट फॉर समवन जो उसके साथ में ही खड़ा है, दोनों बराबर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो. बोले तो इक्विलिब्रियम होगा. दिस मैन इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट पे ना, तो दिस मैन इज इन इक्विलिब्रियम. ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना. तो मैं एक्सेलरेट नहीं कराना है. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल फोर्सेज. सो एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम ए in downward action and normal action in upward action. So we have n is equal to mg plus ma. ये हमारा हमने डिस्क्राइब कर दिया इसको कहाँ से? फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट. इसका अगला पार्ट मैं थोड़ा तेजी में बताऊंगा, ठीक है, तेजी में बोलूंगा. नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. This is a man standing on weighing machine and observer is at ground. His observer, O means observer, ठीक है. This is observer. ये इन सबको देख रहा है and this whole system is going in downward direction with acceleration. आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि this case its weight decreases, apparent weight कम आता है. How? FBD बनाते हैं. ये देख रहा है from ground. मैं लिख रहा हूँ, आपको भी नोट्स में प्रॉपर लिखना है. As seen from an observer who is standing on ground. From ground, this is mg, this is n. This whole system is going in downward direction. दो ही फोर्सेज हैं, तो mg is in downward direction, n in upward direction. तो इक्वेशन क्या बनेगी आप बताएंगे मुझे? यार पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ना, तो नीचे की फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा ना. तो इक्वेशन विल बी mg minus n and this is equal to ma. So n is equal to mg minus ma and you can see कि जो नॉर्मल एक्शन आ रही है जिसको हम apparent weight भी बोलते हैं. दिस इज apparent weight which is measured by weighing machine and mg minus ma. So what is mg? mg is actual weight minus ma. तो आप कह सकते हो कि apparent weight is less than actual weight, क्योंकि actual weight से जब ma को माइनस करूँगा then I will get apparent weight. So apparent weight is less, है ना, वहाँ पे रीडिंग कम आएगी. और मैंने आपको बोला था इस एक्सट्रीम केस में सपोज करिए कि फॉर फ्यू सेकेंड्स, है ना, वो आपकी मतलब लिफ्ट एकदम फ्री फॉल कर जाती है, रस्सी ढीली हो जाती है, यहाँ पे रस्सी लगी होती है. अगर फ्री फॉल करेगा तो क्या होगा आपको पता है? फ्री फॉल के केस में क्या होगा? A इज इक्वल टू जी. इन दैट केस नॉर्मल एक्शन विल बी जीरो. तो आप खड़े भी होंगे इसके ऊपर, है ना, आप वेइंग मशीन पर खड़े भी होंगे, बट योर वेट विल बी जीरो. ओके, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फोर्स, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? They are following with same acceleration. So apparent weight is less than W. Now observer is inside left. अब आप अंदर चले गए और फिर आपको इस सबको देखना है और कहानी बतानी. सबसे पहले आप मुझे ये बता दो इस बंदे का एक्सेलरेशन कितना है. वही बात अब मैं सीधे लिखूंगा कि एक्सेलरेशन जीरो. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वाई. इसका मतलब दिस मैन इज इन इक्विलिब्रियम. जब किसी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. आपको इक्विलिब्रियम की बात याद आ रही है? Two types of equilibrium, dynamic and static. In static equilibrium, body remains at rest, and in dynamic equilibrium, body keeps moving with the same velocity. So here equilibrium is static.
सॉल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। चलिए एफबीडी बनाते हैं, बिना एफबीडी कुछ नहीं होता है। मैन का वेट कहीं से भी देख लो, वेट एक्ट करता ही है। स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, सो देयर इज लेफ्ट इन नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड एक्शन, ठीक है। एंड और क्या मिसिंग रह गया? नाउ योर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अब जब आप किसी को देखते हो तो यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। कहाँ लगता है सूडो फोर्स? आपके एक्सेलरेशन के अपोजिट। नाउ दिस होल सिस्टम इज एक्सेलेटेड इन डाउनवर्ड एक्शन, सो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर इज एक्सेलेटेड इन डाउनवर्ड एक्शन। इसको हम देख रहे हैं, इस पे सूडो फोर्स लगाएंगे एंड दिस सूडो फोर्स मस्ट बी इन अपवर्ड। कहाँ पे लगाएं सूडो फोर्स यार? सर पे तो लगा नहीं सकते हैं, इट शुड बी समवेयर एट दिस पॉइंट। चलो ऐसे बना देते हैं, हियर दिस इज सूडो फोर्स एंड हाउ मच? m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर मास किसका होगा, तो मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं, नॉट योर मास, यूर ऑब्जर्वर। एंड इनटू a एंड दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यार आप खड़े हो उसके साथ में तो आपको खड़ा हुआ दिखेगा ये बंदा, है ना, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे सारा सिस्टम। ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस करते हैं तो वी हैव n इन अपवर्ड डायरेक्शन, वी हैव mg इन अपवर्ड एक्शन, सॉरी वी हैव ma इन अपवर्ड एक्शन एंड वी हैव mg इन डाउन डायरेक्शन। ऑल फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो मैंने ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स को बैलेंस कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि n इज mg माइनस ma। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अपरेंट वेट वाला क्वेश्चन। एंड देन फिर एक क्वेश्चन हमारा, उसको भी बहुत जल्दी से देखते हैं। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि लिफ्ट में देयर इज अ पेंडुलम इनसाइड द लिफ्ट, है ना, एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू हैव टू फाइंड टेंशन फ्रॉम ग्राउंड। चलिए मैं, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड मीन्स कैसा फ्रेम? ग्राउंड मीन्स इनर्शियल, ओके, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो योर एक्सेलरेशन इज 0, सो फ्रेम इज इनर्शियल। एंड फ्रॉम लेफ्ट यू आर इनसाइड लेफ्ट एंड बिकॉज लेफ्ट इज एक्सेलेटेड, सो योर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल इन दिस केस। फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। हम दोनों तरफ से इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो फ्रॉम ग्राउंड से देखते हैं क्या नजर आएगा आपको। आप बोलोगे यार एक mg है इस पे और एक टेंशन है एंड दिस होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड एक्शन। सो आप बोलोगे कि ऊपर की फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा एंड यू विल राइट t माइनस mg इज ma, और आप बोलेंगे कि t इज mg प्लस ma। टेंशन बढ़ जाती है ना यार, किसी को खींचना है, आप नॉर्मली सोचो ना, जब किसी को पुल करोगे तो आपको उसके वेट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेट भी करना उसको। किसी बॉडी को ऊपर जब आपको एक्सेलरेट करना होता है तो फोर्स उसके वेट से ज़्यादा होता है, तो टेंशन इज mg प्लस ma, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हुआ कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मैन इज इनसाइड द लेफ्ट। अब भले बोलो ये किस में है, एक्सेलरेटेड और इक्विलिब्रियम? हाँ हाँ, या थोड़ा डाल दो। तो लेफ्ट इज एक्सेलरेटेड, मैन इज एक्सेलरेटेड, पेंडुलम इज एक्सेलरेटेड। सो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे? रेस्ट पे। इसको रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम है, ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। एफबीडी बनाते हैं, so दिस इज mg। सोचो अगर सूडो फोर्स नहीं होता तो आप क्या करते? अभी आप mg बनाते हो, t बनाते हो, फिर मैं बोलता है बैलेंस, अब समझाओ, आप समझा ही नहीं पाते। बात समझिए ना, mg और t है और आपके रिस्पेक्ट में बैलेंस्ड है ये, मैं कहता आप समझाओ तो आप बैलेंस नहीं कर पाते सब कुछ, ठीक है। एक्सेलरेटेड अपवर्ड एक्शन, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो उस पर एक सूडो फोर्स आएगा नीचे की तरफ एंड दिस विल बी ma एंड दिस होल सिस्टम इज बैलेंस्ड, सो t इज इक्वल टू mg प्लस ma। सिमिलरली इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप भी शॉर्ट में लिख लीजिए अपने नोट्स में। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन downward action, in that case mg will be in downward action, tension will be in upward action, and because lift is accelerated in downward action, observer भी नीचे होगा तो pseudo force will be in upward action and that is equal to ma। सबको बैलेंस मार देते हैं तो we have t plus ma is equal to mg, so we have t is equal to mg minus ma, ठीक है। तो ये तो हमारी बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स थी टेंशन की और
लिफ्ट में अपरेंट वेट की विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बिल्कुल तब रटा होना चाहिए बोले तो। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर रटा होने का क्या मतलब है, तो मेरा मतलब यही है कि आपको बिल्कुल ये दिमाग में बैठा होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको विद डेटा विद कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। सो यू आर इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑन इंक्लाइंड प्लेन यू हैव मास m, और आप खड़े हुए यहाँ पे और आपने खड़े होके इसको धक्का मारना शुरू किया। किसको? इसको आपने धक्का मारना शुरू किया, बहुत तेजी से आगे धक्का मार दिया, है ना। आपने ऐसे पुश किया कि दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब रिमेन्स एट रेस्ट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये वेज के रिस्पेक्ट रुका रहेगा, और ऑब्वियसली बात है कि ये उसके साथ आगे भागेगा। आप धक्का मारोगे तो वेज आगे जाएगा, साथ में ब्लॉक भी आगे जाएगा, लेकिन इस पर स्लाइड नहीं करेगा, ऐसा लगेगा स्टिक है बिल्कुल, ठीक है। आपको आंसर याद होना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं याद है तो इसका मतलब वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हो। ए इज जी tan थीटा, अगर आंसर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दिस शुड बी एक्सेलरेशन, दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। फॉर दिस एक्सेलरेशन दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। चलो हमने इसको ग्राउंड से सॉल्व किया था, चलो ग्राउंड वाला भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। ग्राउंड वाला जल्दी से देखते हैं, है ना। तो हमने क्या बताया था आपको कि लेट एक्सेलरेशन ऑफ वेज बी ए, है ना। इसका एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, वेज का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, दिस एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड एक्शन, और आप इसको ग्राउंड से देख रहे हैं। तो एक बात बताइए मुझे, अगर वेज का एक्सेलरेशन ए है एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? ऑब्वियसली बात है यार कि अगर उसके ऊपर रुका हुआ है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, और वेज आगे ए से जा रही है ना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ए होगा, ठीक है। तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज ए, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, भाई उसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। सबसे पहले आपको बात ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल ये स्टिक कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो दे हैव सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम ग्राउंड, आप लिख लेना है, ठीक है। कौन कौन से फोर्स आएंगे? यू हैव एम जी इन डाउनवर्ड एक्शन एंड दिस नॉर्मल एक्शन इन दिस डायरेक्शन, ओनली टू फोर्सेस। और आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, और आपको क्या दिख रहा है कि वेज आगे जा रहा है ए से, और ये ब्लॉक भी उसके साथ में ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो दिस इज एक्सेलरेशन ए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि इन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज दिस डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, और आपको लग रहा है कि आप पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए कि हमें फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को ऐड करके एम ए के इक्वल कर देते हैं, और ऊपर की सारे फोर्सेस को जो उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस होती हैं एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, उन फोर्सेस को हम बैलेंस कर देते हैं। तो चलिए, अब हमें डाउट होता है ना किसको रिजॉल्व करें, तो चलो एन को रिजॉल्व करते हैं। क्यों एन को रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो एम जी को टच नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं टच करेंगे? क्योंकि एम जी तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ चुका है। एन थोड़ा सा ऐसे है, एन को रिजॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। दिस एंगल इज ये 90 होता है, दिस एंगल इज 90 वाला थीटा, है ना। ये 90 का एंगल, दिस 90 वाला थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। देख लो, दिस लाइन एंड दिस लाइन क्रॉस बन रहा है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। So this component is n cos theta and this component of n is n sin theta। ये मैं करा चुका हूँ आपको, भाई आपको याद आना चाहिए,
ठीक है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, और कौन किसको बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एम ए को। डिवाइड मारते दोनों को, सेकेंड बाई वन, एन साइन कटेगा, वी हैव साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज ए बाई जी, सो वी हैव ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। अभी इतना अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको दोबारा करवा दिया आपको, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम, कहाँ से? एज सीन फ्रॉम ए मैन, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एट टॉप ऑफ द वेज। आप यहाँ पे बैठे हो और आप सब कुछ पूरे सिस्टम को देख रहे हो। एक बंदा यहाँ धक्का मार रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये मुझे बताओ, इफ दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, आप वेज के ऊपर बैठे हैं, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द वेज? बोलिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज? जीरो यार। आप भी वेज पे बैठे हुए हो, ब्लॉक भी वेज पे, दोनों वेज पे, दोनों चल रहे हैं। आपके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है ना। अगर आपके रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा तो हम बोलेंगे कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, आई शुड से कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जीरो एज सीन फ्रॉम, एज सीन बाय दिस मैन, है ना। तो बात कहाँ की हो रही है? अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप ट्राई कर सकते हो अपने आप, यू कैन ट्राई, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जीरो, सो ऑल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, ऑल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। चलो भाई, फोर्सेस बैलेंस तो करनी है, मैं ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले बनाते तो इनको देखते तो हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। अरे भाई, वी हैव एम जी यार, बिना सोचे समझे आपको एम जी बनाना है, एंड वी हैव दिस नॉर्मल रिएक्शन। और भाई आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो वेज के ऊपर, तो आपका फ्रेम कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब वेज आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, आप भी आगे जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, आपका फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल। तो आपको क्या करना है, जिसको आपको देख रहे हैं उस पर आप पीछे लगाएंगे सूडो फोर्स एम ए, बिकॉज यू आर एक्साइटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू अप्लाई सूडो फोर्स एम ए अलोंग दिस डायरेक्शन। बहुत तरीके करने के, लैमीज थ्योरम में पता नहीं बस क्या क्या है ना, कॉम्पोनेंट मेथड है, कॉम्पोनेंट मेथड से कर लेते हैं, है ना। लैमीज थ्योरम से भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्री फोर्सेज, लैमीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड बैलेंसिंग ऑफ थ्री फोर्सेज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दिस एंगल इज थीटा, ये याद कर लो, ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्मल मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। लिख लो, याद कर लो, बार बार बनाना नहीं है, इसको रटना है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्मल मेक्स, लिखिए आप कॉपी में, नॉर्मल मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल इफ एंगल ऑफ इंक्लाइंड इज थीटा। तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज एन कॉस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा। मैं इसको कहीं भी बैलेंस कर सकता था, मैं इसको कैसे भी बैलेंस कर सकता था, मैंने इसको एक्स वाई में बैलेंस कर दिया, एक्स और वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं इक्वेशन क्या लिखने वाला हूँ। लेफ्ट राइट के फोर्सेज बैलेंस करते हैं, सो वी हैव एन साइन थीटा इज एम ए। अप एंड डाउन के फोर्सेज बैलेंस करते हैं, वी हैव एन कॉस थीटा इज एम जी। ऑन बैलेंसिंग फोर्सेज रिजल्ट सेम आएगा, डिवाइड मारिए दोनों इक्वेशंस को, तो यू विल गेट ए इज जी टेन थीटा। अब अगला मैं स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज बैलेंस्ड, जब कोई बॉडी बैलेंस होती है तो आप उसको किसी भी एक्सेस पे बैलेंस कर सकते हो, यू कैन बैलेंस ऑन एनी एक्सेस, ठीक है। तो जस्ट आपको एक और अप्रोच देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में बैलेंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। वी हैव अनदर मेथड, वी हैव अनदर मेथड, मतलब मेथड तो सेम है, वी आर जस्ट चेंजिंग एक्सेस। सो दिस इज एम जी एंड दिस इज एन। बैलेंस ही तो करना है यार, कहीं एक्स एक्सेस बना दो, कहीं वाई बना दो, ठीक है। एंड दिस इज एम ए, ठीक है। मुझे पता है कि यार मैं एक एक्सेस ये भी ले सकता हूँ, इनफैक्ट मैं कहीं ले सकता हूँ, आई कैन टेक एनीवेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एक्सेस कहीं बना सकता हूँ, मेरा जहाँ मन हो मैं वहाँ एक्सेस बना के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ।
बट अभी मैं इसको x ले रहा हूँ, इसको मैं y ले रहा हूँ, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, तो चलो यार किसको किसको बैलेंस करें। हमारा x को बैलेंस करके काम आ जाएगा, देखना एक ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा हमारा। ये आपको रटा होना चाहिए कि ये कंपोनेंट कितना होता है। अगर अभी आप नहीं बोल पा रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको भी रटने की जरूरत है। दिस इज mg sin थीटा। ये भी आपको रटा होना चाहिए कि दिस इज mg cos थीटा इन केस व्हेन दिस एंगल इज थीटा। ऐसा होता है। ओके, n को रिजॉल्व नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं यार, n तो y एक्सिस पे ही है, उसको टच नहीं करते हैं ना। इसको mg को टच करना पड़ेगा ma को। चलो दिस एंगल इज थीटा, तो मुझे लगता है कि आप सब समझ सकते हो कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड ये लाइन हमारी सेम हो गई। सो दिस along this axis this will be ma cos theta and along this axis this will be ma sin theta। चलो along axis बैलेंस करते हैं। we can balance mg sin theta is equal to ma cos theta। you can balance along any axis and you can see a is equal to g tan theta। ठीक है, आपका जहाँ से मारो वहाँ बैलेंस करो, आंसर सेम आएगा। कहीं भी एक्सेस घुमा लो आप, इवन आप थोड़ा ऐसे एक्स ले सकते थे, ऐसे वाई, बट दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बट ये तरीका ये होता है कि हम उसको कहीं से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई कि जब कोई चीज़ भाग रही होती है ना, तो उसको हम कहीं से भी, मतलब उस क्वेश्चन को हम ग्राउंड पे खड़े होकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को हम उस मूविंग जो एक्सेलरेटेड बॉडी है उसके अंदर खड़े होकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू अप्लाई ए सूडो फोर्स एंड दैट इज ma, और वो उसके अपोजिट होता है ना, वरना सारी कहानी हमारी फेल हो जाती है। तो हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके आ गए। अगले वीडियो में फिर हम लोग वेज के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सूडो फोर्स की, एंड दैट विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ सूडो फोर्स। उसके बाद भी आएगा इन्फ्लेक्शन, है ना, इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ढंग से देख के आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगले में और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग सूडो फोर्स की। ठीक है, 4-5 प्रॉब्लम्स और बची हैं, आइडेंटिकल है सारी की सारी। ठीक है, चलिए ठीक है।